आप मेन रोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर का मेन काम होता है क्या है, ठीक है। आप प्रोजेक्ट मैनेजर वो इंसान होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है कोई भी चीज़ जो प्रोजेक्ट में चल रही है ना, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको प्लान करने के लिए, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए है ना, वो भी जो रिक्वायर्ड कॉस्ट और रिक्वायर्ड टाइम दिया हुआ है ना, वो भी खरा उतरा हुआ है, ऐसा नहीं कि फालतू, मतलब जैसा चाहिए वैसा एकदम एक्यूरेट है ना। ये जो है मैनेज मतलब जो भी है क्लाइंट को, प्रोजेक्ट टीम को है ना, सबको संभालता है, मैनेज करता है, ठीक है। अब मेन रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, प्रोजेक्ट को प्लान करना, टीम को मैनेज करना, रिसोर्स मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, डिसीजन मेकिंग करना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करना, ठीक है। और प्रोजेक्ट क्लोजर, मतलब प्रोजेक्ट क्लोजर बोल तो मतलब प्रोजेक्ट को एकदम टाइम डिलीवर करना, अच्छा प्रोजेक्ट देना, ठीक है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ये क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है जो कि अपन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ताकि प्रोजेक्ट इफेक्टिवली सही टाइम पे प्लान हो, एग्जीक्यूट हो, मतलब सही से मॉनिटर हो, सही से कंट्रोल हो, है ना। ये क्या होता है, हम लोग को डिफरेंट गाइडलाइंस और प्रोसेसेस और टूल्स और टेक्निक्स जो रहता है हमको है ना, हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स के सबसे पहले प्रोजेक्ट इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग फेज मतलब कि हम लोग गोल डिफाइन कर रहे हैं, फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई, स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कि हम लोग के प्रोजेक्ट में हमारे पार्ट रहते हैं, ठीक है, जो कि इन्वेस्ट करते हैं या फर्दर का। फिर प्रोजेक्ट को प्लान करना कि कॉस्ट कितना लगेगा, शेड्यूल, रिसोर्स, रिस्क, क्वालिटी, है ना। फिर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, कोड करना, डिज़ाइन करना, टेस्ट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। फिर मॉनिटर और कंट्रोल मतलब फिर मेंटेनेंस, डीबगिंग, फिर उसको रीशेड्यूल करना, बजट लिखना, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना, ठीक है। अब प्रोजेक्ट क्लोजर में भाई जो बताया पहले से है ना। अब वेरियस पीस इन प्रोजेक्ट, सबसे पहले पीपल सबसे ज़्यादा जरूरी है भाई। अगर तुम कोई भी सॉफ्टवेयर बना दोगे और अगर वो बिकेगा ही नहीं है ना, तो तुम्हारे बनाने कोई मतलब ही नहीं। अगर कोई उसको यूज़ ही नहीं करेगा तो वर्थ नहीं है ना वो, है ना। सबसे ज़रूरी है पीपल। फिर एज अ प्रोडक्ट जो भी तुम चीज़ बना के दोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात करता हूँ जैसे पावर बैंक, ठीक है। अब जैसे एक पावर बैंक है ना, अब अगर मैं इसको बना रहा हूँ पावर बैंक को, तो ये सबसे पहला चीज़ है कि इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग खरीदें, ताकि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ मेरे को इससे फ़ायदा हो, पीपल यूज़ करे तो उनको भी एक अच्छा प्रोडक्ट मिला, वो भी अच्छा फ़ायदा हो। सबसे ज़रूरी पीपल। फिर प्रोडक्ट है ना, जैसे प्रोडक्ट हो है ना, तो प्रोडक्ट ऐसा हो कि भाई इंसान देख के यूज़ करके खुश रहे, है ना, उसको सिर्फ तकलीफ ना हो। प्रोसेस है ना, प्रोसेस क्या होता है, अब इसमें बनाने के लिए इसमें अलग अलग तरीका लगता है ना, कि भाई मतलब पहले इसको असेंबल करना, इसका पार्ट मंगाना, उसको अलग जोड़ना, ठीक है। अब प्रोजेक्ट क्या है ना, कि इसको बनाने में मेरे को कितना कॉस्टिंग लगा, इसको बनाने में मेरे को कितना टाइम लगा, है ना, इसको बनाने में मेरे को इसकी क्वालिटी चेक क्या क्या है ना। मतलब ओवरऑल बेस्ट प्रोजेक्ट देना ही मोटिव है ना, मतलब बेस्ट प्रोडक्ट है प्रोजेक्ट, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट, अब रिस्क मैनेजमेंट क्या क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं पावर बैंक की बात कर लूँ, पावर बैंक में रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, भाई फट सकता है, फूल सकता है ना, या फिर हो सकता है बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, या फिर चार्ज ना करे, या इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो ख़राब हो जाए। बहुत सारा रिस्क है ना, तो सबको आइडेंटिफाई करना, सबको एनालाइज करना और प्लान करना, रिस्पॉन्सेज को मॉनिटर करना, रिस्क को, है ना। सबसे ज़्यादा मेजर रिस्क पावर बैंक में अगर कोई सोचेगा तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा मेजर रिस्क ये है कि वो फटे मत कभी भी, है ना, ठीक है। और स्टेप्स क्या होते हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या हो सकता है, फिर रिस्क एनालिसिस करना। हाँ, अब जैसे रिस्क एनालिसिस है, फटता है ना, तो कैसे फटता है, क्यों फटता है, मेन रीज़न क्या है। फिर रिस्क को प्लान करना कि कैसे रिस्क का मतलब रिस्क को प्लान करना मतलब कि कैसे वो रिस्क ना करे, है ना। फिर रिस्क को मॉनिटर करना कि हो तो नहीं, फट तो नहीं रहा गलती से भी, फिर भी। और इसको कंट्रोल करना, अगर वो फट रहा है तो वापस मंगाना, जैसे ओला फट गई थी 2-4 तो सब लोग पूरी कंपनी वापस मिला के उसको ठीक की, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन तो हो गया। टेक्निक ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक्सपर्ट जजमेंट, चेकलिस्ट, प्रीवियस प्रोजेक्ट एनालिसिस, है ना। सबसे ज़्यादा मतलब याद रखने के लिए ये ईजी है, प्रीवियस प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट और चेकलिस्ट, है ना, और एक्सपर्ट जजमेंट। ये तीन तो बहुत ईजी है, मतलब बिना अपने दिमाग से भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ रिस्क में रिक्वायरमेंट चेंजेस, लैक ऑफ स्किल्स, आप बहुत सारे रिस्क वॉल्यूशन मतलब जिसको इवेल्युएट करना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, काहे हुआ, क्यों, कैसे, इतना सब कॉज लेने के बाद भी कैसे हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, है ना। अब रिस्क जो है बहुत रिस्क अफेक्टिंग बहुत तरीके के हो सकते हैं, है ना। सबसे पहले है प्रोजेक्ट रिस्क मतलब जो प्रोजेक्ट शेड्यूल और रिसोर्स को अफेक्ट करते हैं। टेक्निकल रिस्क, सॉफ्टवेयर क्वालिटी और टेक्निकल परफॉर्मेंस अगर सही नहीं चले, बिजनेस रिस्क अगर प्रोडक्ट माल बिके नहीं। फिर से एग्जाम्पल समझाता हूँ, प्रोजेक्ट रिस्क है ना। सबसे पहले
ये जो है जैसे ये वाला एक प्रोडक्ट है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 6 घंटे बन जाना चाहिए, तो 6 घंटे में बन ही जाना चाहिए, है ना। अगर मेरे पास सब रिसोर्स और शेड्यूल है ना, तो बन ही जाना चाहिए। ना मेरे पास कोई इसके बैटरी का कमी होना चाहिए, ना मेरे को इसको बॉडी की कमी होनी चाहिए, ना मेरे को वायर का कमी होना चाहिए, ना मेरे को पोर्ट की कमी होनी चाहिए, ठीक है। और ये मैं बोल रहा हूँ 6 घंटे बन जाना चाहिए, तो 6 घंटे में बन जाना चाहिए। और 6 घंटे में इसका जो भी शेड्यूल हो, है ना, ये पहले बैटरी असेंबल होगा, फिर ये होगा, जो भी हो, है ना, फिर टेक्निकल स्किल, सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अब जैसे इसका क्वालिटी क्या है, मतलब जैसे अगर जैसे लाइट नहीं जल रही है एक हाथ, है ना, या फिर ये चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो इसका टेक्निकल डिफॉल्ट। बिजनेस रिस्क क्या होता है, अब जैसे ये मैं बना लिया इसका 100 प्रोडक्ट और 100 में से 100 रखा हुआ है, बिक ही नहीं रहा है, तो वेस्ट है ना। अब ऑपरेशनल रिस्क मतलब क्या मैं इसको रोज़ यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैं इसको रोज़ खरीदना चाहूँगा, मतलब अगर ये खत्म होगा तो मैं इसको दोबारा खरीदना चाहूँगा, हाँ भाई, मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं दोबारा खरीदना चाहूँगा। अब प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जितना जल्दी रिस्क आइडेंटिफाई कर लो उतना अच्छा है। कंटिन्यूस मतलब लगातार देखते रहो कि कुछ दिक्कत तो नहीं आ रहा है। क्लियर कम्युनिकेशन, कस्टमर का फीडबैक एकदम अच्छे से समझो, है ना, और सबको पता होना चाहिए क्या क्या रिस्क है। प्रायोरिटाइजेशन, है ना, कि भाई कौन सा तुम्हारा प्रायोरिटी है किस चीज़ के लिए, मतलब कौन सा रिस्क पे ज़्यादा। प्रिवेंटिव प्लानिंग, है ना, मतलब पहले से ही प्लान कर लो कि कोई गड़बड़ ना हो। मॉनिटर और रिव्यू, मॉनिटर करते रहो, है ना। अब आईटी प्रोजेक्ट रिस्क और रिव्यू। आईटी प्रोजेक्ट में रिस्क क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कॉस्ट, शेड्यूल, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, है ना, जैसे साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम क्रैश, टेक्नोलॉजी, सर्वर नहीं चल रहा वगैरह वगैरह, है ना। अब रिस्क क्या है, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं बहुत सारे तरीके। रिस्क रिडक्शन, रिस्क को कम कर सकते हैं। रिस्क ट्रांसफर, कहीं दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जाना पड़ सकते हैं। रिस्क एक्सेप्टेंस सबसे ज़रूरी, भाई रिस्क को मानो अगर हुआ है तो, है ना। ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और रिस्क प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे अब कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो अपन, जैसे मैं अभी पावर बैंक बना रहा हूँ, तो मैं पहले पीपल एक्वायर करूँगा जो इसको पहले डिज़ाइन करेंगे, कोई डेवलप करेगा, कोई इसको फिर असेंबल करेगा, फिर कोई इसको मैनेज करेगा पूरे को, है ना, फिर मोटिवेट करेगा कोई जन पास। तो वो होते हैं सब एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। अब उनको मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ एचआरएम क्या होता है, पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, हमको कितने लोग किस चीज़ के लिए चाहिए। जैसे अब मेरे को इसको डिज़ाइन करने के लिए, कोई भी पावर बैंक को डिज़ाइन करने के लिए मेरे को हार्डली 3 लोग लगेंगे, 3 लोग, मतलब ये तो मैं इसी बोल दिया, मतलब अभी एग्जांपल के लिए, लेकिन डिज़ाइन करने में कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब कोई एक जन भी डिज़ाइन कर सकता है, मतलब बस क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, है ना, एक जन भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हार्डली एक भी है, मतलब मिनिमम एक है, मैक्सिमम तो कितने भी ले लो, है ना, मैक्सिमम तो, ठीक है। आप उसके बाद एक्वायर करना प्रोजेक्ट टीम को, है ना, कि और जैसे असेंबल करने के लिए 10 लोग लग रहे हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी। फिर एक्वायर करना, फिर रिसोर्स का एलोकेशन करना कि सब रिसोर्स है कि नहीं मेरे पास, है ना। उसके बाद फिर टीम डेवलप करना, उसको ट्रेन करना, उसको मोटिवेट करना, टीम को बिल्ड करना कि भाई तू ये काम करेगा, भाई तू ये काम करेगा, फिर मैनेज करना टीम को, परफॉर्मेंस इवॉल्व करना, ठीक है। फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब जो ह्यूमन रिसोर्स है हम लोग पास, जो मैन पावर है ना, उसको इंश्योर करना कि उसके लिए सही इंसान है कि नहीं है ना। अब जैसे मैं कहीं से ह्यूमन रिसोर्स मंगाया, है ना, अब मैं गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर मंगाया, तो अब मेरे को उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि जो मैं मैन पावर रिक्वायरमेंट जो बुलाया हूँ वो सही है कि नहीं है ना, और वो सही टाइम पे अवेलेबल है कि नहीं है। मैं एक ड्राइवर रखा और जब मेरे को बाहर जाना तभी वो नहीं है, और जब मेरे को घर पे रहता हूँ तब वो आ जाता है, तो वो फालतू है ना। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अवॉइड स्टाफ शॉर्टेज, है ना, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी और यूटिलाइज करना रिसोर्स। इसका स्टेप क्या, पहले डिटरमाइन करना है। अब मेरे को जैसे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है ना, तो जैसे अभी ड्राइवर का बात आ रहा है, तो जैसे अब मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल एक तो मेरे पास है 7 सीटर गाड़ी, तो मैं 7 सीटर गाड़ी अगर उसको अच्छे चलानी आती है, उसके पास लाइसेंस है ना, और वो चला पा रहा है, लंबा आर चला पा रहा है, मेरा डिस्टेंस ट्रेवल करने का, जैसे मान लो मैं रोज़ रायपुर जा रहा हूँ, तो रोज़ रायपुर लेके जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है, उसका आई साइड ठीक है कि नहीं, वो सब चेक करना। फिर एनालाइज करना अवेलेबल स्टाफ, ऑलरेडी मेरे पास कोई ड्राइवर तो नहीं है, वो फ्री तो नहीं है, वो सब एनालाइज करना, है ना। एस्टिमेट करना फ्यूचर नीड्स को, है ना, कि फ्यूचर में मेरे को और ड्राइवर लगेंगे कि नहीं है, कि क्या है कैसा है। रिक्रूटमेंट प्लानिंग मतलब एक बार में अगर मेरे को 2-3 लगेंगे, और फिर ट्रेनिंग प्लानिंग, अगर उसको बाई चांस अगर मेरी गाड़ी में कुछ चीज़ अगर जैसे मान लो वो वैसी गाड़ी चलाया नहीं, उसकी ड्राइविंग स्किल अच्छी है लेकिन वो मेरे गाड़ी को कभी नहीं चलाया। मेरे गाड़ी में मान लो जैसे यूजुअल जैसे नॉर्मल गियर कैसा होता है 1 2 3 4 5 6, है ना, तो आप मेरे गाड़ी में उल्टा है, मेरे गाड़ी में 1 3 2 4 5 6 अगर ऐसा है ना, तो उसको बताना कि भाई ऐसा ऐसा है, एक बार देख लेना करके, बस एग्जांपल में बता रहा हूँ। अब प्रोजेक्ट टीम स्ट्रक्चर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टीम मेंबर और ऑथोरिटी रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है,
जो अपना ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी मतलब जो मेन काम है, जो मेन हेड है, जो संभालता है, या फिर जो मेन टास्क है ना, उसका और जो टीम मेंबर्स है उनके बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ टीम स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शनल, जो कि मेन फंक्शनल टीम स्ट्रक्चर है ना, और एक होता है प्रोजेक्टिव। फंक्शनल क्या करते हैं? एम्प्लॉयज जो कि स्पेशलाइज्ड वर्क करते हैं, है ना, डिज़ाइन करना, टेस्ट करना, है ना, वो करना। प्रोजेक्टाइज मतलब जो जिनका काम होता है, जैसे कि मतलब जो एक ही काम करते हैं, एक ही काम, एक ही टास्क है उनका, और कोई काम नहीं। जैसे असेंबल करने लगे, सिर्फ असेंबल करना। फिर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है फंक्शनल, ये मल्टी टास्क रहता है। जैसे मैनेजर है ना, जैसे फॉर मैं यहाँ पे मान लो, जैसे ये है फ्रंट एंड, ये जो फंक्शनल वाला है ये है बैक एंड वाला, ये लॉजिक संभाल रहा है। प्रोजेक्टाइज ये क्या है? बैक एंड वाला है ना, ये सॉरी ये फ्रंट एंड वाला है। प्रोजेक्ट उल्टा बोल क्या, नहीं हाँ ये फ्रंट एंड वाला है, ठीक है। और ये क्या है? इसको ये फुल स्टैक वाला है, एग्जाम्पल। अब इंटरेस्टिंग और एक्सट्रिंसिक, इंटरेस्टिंग और एक्सट्रिंसिक क्या समझ आ रहा है? ये इंटरेस्टिंग मोटिवेशन मतलब अंदर से आना चाहिए, खुद को काम करने का मन करना चाहिए, खुद को कमाने का मन करना चाहिए, खुद को अंदर से मोटिवेट होना चाहिए पढ़ने का, जो कि हम नहीं हो पा रहे हैं। हम खुद टाइप का, हमारा 3 दिन बाद एग्जाम रहेगा तो भी हमको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, अंदर से मोटिवेशन के नाम पे मोह नहीं आ रहा है। अब एक्सटेंसिव मोटिवेशन मतलब बाहर से कोई, जैसे मेरी मम्मी बोल रही पढ़ ले बेटा पढ़ ले, 3 दिन में एग्जाम है, फिर भी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो निर्लज हूँ, ठीक है। मोटिवेशन प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, है ना, सैलरी, प्रमोशन, बोनस, अवार्ड, है ना। और एक चीज़, हाँ, इंट्रेंसिक जो रहता है वो सेल्फ ड्रिवन रहता है, और एक्सटर्नल जो रहता है रिवॉर्ड ड्रिवन। मेरे को कोई ललचा रहा है कि हाँ भाई मेरे को अब मैं ये कर लूँगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, है ना, मैं ये पास कर लूँगा तो मेरे को एसी हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इंट्रेंसिक जो है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म में। मतलब मैं जैसे अंदर से मोटिवेट रहूँगा कि हाँ भाई मेरे को पढ़ना है, तो मैं लंबा टाइम तक पढ़ते रहूँगा, सेमेस्टर पढ़ते ही रहूँगा। और जैसे एक्सटेंसिव मेरे को, जैसे हाँ मेरे को 6 सेमेस्टर में एसी लाना है, तो वो मेरा जैसे 6 सेमेस्टर का मैं पीसी पेपर दे लूँगा, फिर मेरे को हो गया हाँ कि अब तो मैं समय लगता है पास हो जाऊँगा, तो फिर मेरे को खत्म हो जाएगा मोटिवेशन, ठीक है। तो ये है ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अच्छा एग्जाम्पल था वैसे। अब नेसेसिटी ऑफ सूटेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये क्या है? जैसे अब मेरे को जैसे इम्प्रूव करना है कम्युनिकेशन को, रिड्यूस करना है कन्फ्यूजन को, एनहेंस करना कोऑर्डिनेशन, इम्प्रूव करना प्रोडक्टिविटी, तो उसके लिए मेरे को एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर चाहिए, है ना, तो जिसकी क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बेटर कोऑर्डिनेशन हो बिटवीन टीम, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो, है ना, फास्टर डिसीजन मेकिंग हो, इम्प्रूव। फास्टर डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रिस्क भी ये रहता है कि जल्दी काम शैतान का, है ना। इम्प्रूव प्रोजेक्ट कंट्रोल। अब सिलेक्शन एंड इंडक्शन ऑफ न्यू स्टाफ इनटू प्रोजेक्ट, सिलेक्शन कैसे करते हैं? पहले रिक्वायरमेंट हमको क्या चाहिए, फिर रिक्रूट करना, फिर उसको स्क्रीन करना कि वो काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना, फिर उसका इंटरव्यू करना, उसको टेस्ट करना, फिर उसको फाइनल सिलेक्शन करना, फिर अगर इफ नीडेड तो उसको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देना, ठीक है। अब इंडक्शन ऑफ न्यू, इंडक्शन किसको बोलते हैं? अब इंडक्शन उसको बोलते हैं कि जब हम लोग न्यू एम्प्लॉयज़ को और इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोजेक्ट है ना, और अपना जो भी स्टाफ मेंबर है अदर उससे, है ना। अब उसके बाद फैक्टर इन्वॉल्व इन मेकिंग इफेक्टिव टीम बनाने का क्या? क्लियर गोल, गुड कम्युनिकेशन, लीडरशिप, परफॉर्मेंस, म्यूचुअल ट्रस्ट, मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, ट्रेनिंग, पॉजिटिव फॉर्मेट। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।